खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 19 सालों से गोरखपुर के एमपी आदित्यनाथ योगी अब उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अपने बयानों से अक्सर विवाद में आने वाले योगी आदित्यनाथ ने यूपी का सीएम बनते ही अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अनाप शनाप बयान से दूर रहने को कहा है। आदित्यनाथ ने कहा है कि वो यूपी की आवाम को पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सूबे का विकास करेगी। लेकिन ऑपोजिशन योगी पर हमलावर है। मायावती कह रही है कि विकास नहीं संघ का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मोदी योगी को लेकर आए हैं। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि अब तक योगी जिस तबके के खिलाफ जहर उगलते रहे उसमें अपनी सरकार के लिए भरोसा पैदा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। योगी के सामने चुनौती यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने की भी है। उनके शपथ लेते ही कल रात इलाहाबाद में एक बीएसपी लीडर की हत्या और पीलीभीत में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने की कोशिश हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी वालों के बंपर बहुमत से सरकार बनाने वाले योगी रामराज की उम्मीदों का कैसे करेंगे सामना। यह हमारा आज का सवाल। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। यूपी में योगी राज, क्या यूपी की सियासत संभाल पाएंगे योगी? क्या उत्तर प्रदेश को योगी बनाएंगे उत्तम प्रदेश? यूपी में योगी राज कैसे लाएगा रामराज? यूपी में गंगा जमनी तहजीब हमेशा से देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में 3/4 अक्सरियत हासिल करने के बाद बीजेपी ने वजीर आला के ओहदे के लिए गोरखपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ को मुंतखब किया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस कोशिश में है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हिंदू वोटरों को राग़िब करने की पॉलिसी को मुकम्मल शक्ल दी जाए। बीजेपी अब ये काम पूरे फख्र के साथ करना चाहती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड लीडर यूपी में वो सब कायम कर पाएगा जिसकी यूपी को जरूरत है? क्या अब यूपी में सियासत को मजहब जात पात से ऊपर देखा जाएगा? आदित्यनाथ की सियासी काबिलियत पर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि 5 लोकसभा इंतखाबात जीतने का रिकॉर्ड उनके खाते में है। लेकिन अब बारी पूरे यूपी की है, जिसमें गोरखपुर जैसे 73 जिले शामिल हैं। गोरखनाथ मठ का राम जन्मभूमि तहरीक के साथ रिश्ता बीजेपी से भी पुराना है। 1949 में जब बाबरी मस्जिद में राम और सीता की मूर्तियां रखी गई थी, तो उसमें गोरखनाथ मठ के उस वक्त के महंत का अहम रोल था। हालांकि योगी की तरह इश्ताल अंगेज बयानों के लिए मशहूर दूसरे लीडरान कह रहे हैं कि यूपी को आदित्यनाथ संभाले, राम मंदिर हिंदू बनाएंगे। पर योगी जी कट्टर राष्ट्रवादी हैं और हम लोग एक ही मंत्र जपते हैं, तेरा वह अमर रहे माँ हम दिन चार रहने रहे। हम राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सबका विकास सबका साथ होगा। योगी आदित्यनाथ का नाम तब्दीली मजहब और लव जिहाद जैसे इशूज से भी जुड़ा है। 2007 में आदित्यनाथ ने ईसाइयों को हिंदू मजहब में तब्दील करने की मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के दौरान हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। फिर योगी ने लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई। योगी आदित्यनाथ ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ कई इश्ताल अंगेज बयान दिए हैं, जिनकी लंबी फहरिस्त है। योगी आदित्यनाथ की पहचान हिंदुत्व से है, इसलिए अक़लियती तबके के लिए उन्हें सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन मुसलमान इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। मैंने सरकार बनने की खुशी में बांटी है, योगी जी की सरकार बनी है, इस संबंध में बांटी है। मैं ये चाहता हूँ कि एक विकास करें बहुत बढ़िया, समझिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी साथ रहने चाहिए। मैं तो यही अपेक्षा रखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महिलाओं की सुरक्षा हो और ये 3 तलाक को खत्म किया जाए और सबका विकास हो। इनसे हम बत्ती चाहते हैं, टाइम से पानी की सुविधा चाहते हैं, और जो हमारी गरीबी है वो उसकी सहायता मिलना चाहिए। हमें परेशानी है, जो जैसे हम किराए पर रह रहे हैं, हमें मकान की सुविधा मिलना चाहिए। अब वजीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद उनके हर बयान पर मीडिया और मुल्क की नजरें होंगी। माजी में योगी आदित्यनाथ के बयानों से ये भरोसा नहीं बनता है कि वो मोदी की सोच के साथ तालमेल बना पाने में कामयाब होंगे, लेकिन हो सकता है वजीर आला की कुर्सी उन्हें इस बात के लिए मजबूर करे कि वो अपने पुराने रंग छोड़कर आईनी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने मोदी की इस बात को दोहराया है कि वो सबका साथ सबका विकास के नजरिए से सरकार चलाएंगे, लेकिन बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुस्लिम मुखालिफ पोस्टरों से इशारे मिलते हैं कि योगी की ये राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
तो यूपी में योगी राज कैसे लाएगा राम राज, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से, जो कि बीएसपी के लीडर हैं। सुदेश वर्मा साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया हिंदू महासभा के। और अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। और अनिल यादव साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो बस थोड़ी देर में हमारे साथ इस बहस में जुड़ने वाले हैं। सुदेश वर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी को खुद योगी आदित्यनाथ से किस तरह की उम्मीदें हैं कि किस तरह का बदलाव वो यूपी में लेकर आएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अतीत की हम बात करें तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स उनकी हमेशा हमें नजर आई है, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा उनका नजर आया है, और खुद अगर साक्षी महाराज के शब्दों में कहें तो वो कट्टर राष्ट्रवादी हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी उनकी एबिलिटी जो है उससे आप लोगों को उम्मीदें हैं और कैसे वो यूपी की तस्वीर बदलेंगे, क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत से मुद्दे एक साथ छेड़ दिए। आप कट्टर हिंदुत्व और कट्टर राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आपका एजेंडा थोड़ा सा डिरेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि कट्टर हिंदुत्व होना कोई गलत नहीं है, कट्टर राष्ट्रवादी होना ही चाहिए। हिंदुत्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान के खिलाफ हैं। हिंदुत्व सबको समाहित करने की बात करता है, और योगी जी वो करें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। योगी जी से जो एक्सपेक्टेशंस है, वो सशक्त व्यक्ति हैं, मजबूत हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, और ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को है जो नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को, परिकल्पना को उत्तर प्रदेश के लिए ग्राउंड तक पहुंचा सके और 24 में से 20-22 घंटा काम कर सके। ये ऊर्जा योगी जी के पास है, और उनके आते ही जो भय का वातावरण था, वो वातावरण धूमिल होता हुआ नजर आता है। और आप देखेंगे जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, और आपको आने वाले समय में भी जो भय पैदा किया जा रहा है वो भय कहीं नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हुए दिखेगी, हर एक सिटीजन के लिए, वो किसी समुदाय का हो, किसी कास्ट का हो। सुदेश जी, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि जो भय है, अगर आप कह रहे हैं कि भय का वातावरण, भय जो आदित्यनाथ के नाम को लेकर है, क्या आपको लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह अतीत में दिए गए उनके ही अपने बयान हैं, जिनको डिफेंड करना कई बार पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता था? क्या अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपी की जनता से कि तमाम अतीत में जो उन्होंने बयान दिए उनको पूरी तरह से भुला दिया जाए और अब आगे की तरफ देखे यूपी की जनता? देखिए, गोरखपुर में मैं खुद गया हुआ हूँ। गोरखपुर का जो मठ है उसके वो इंचार्ज हैं, और गोरखपुर में ऐसा कुछ कम्युनल एटमॉस्फेयर मुझे देखने को नहीं मिला। मुसलमान जो है वो भी योगी जी की उतनी इज्जत करता है जो हिंदू करता है, और योगी जी बहुत बार मुसलमानों की समस्याओं को बहुत उम्दा तरीके से रिजॉल्व किए हैं वहाँ पर खुद लेके। तो बाहर जो परसेप्शन बनाया हुआ है उस परसेप्शन को आप देखेंगे कि वो अपने कार्य से ही दूर कर देंगे, क्योंकि वो तो काम करने वाले व्यक्ति हैं। उस परसेप्शन के बारे में आज अगर हम बात करें तो आप नहीं मानिएगा मेरी बात, लेकिन जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे वो परसेप्शन खुद ही खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। अभी तो उम्मीद बात सही है कि उम्मीद सबकी जिंदा है, और उम्मीद रखनी भी चाहिए कि आगे वो अपने काम से दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे जो वो कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। शहजाद, यकीन है आपको? 24 घंटे भी नहीं हुए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए, 2 घटनाएं हो चुकी है जहां पे खुलेआम लोगों को गोली मार के मरवाया गया है। एक तो थाने के सामने बसपा के एक नेता थे, और उसमें भाजपा के नेता का नाम भी आया है। तो राम राज्य है या गुंडा राज शुरू हो चुका है? अच्छा, गुंडा राज क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब खुद ही गुंडों के सरगना है तो वो कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। 18 मुकदमे इन पे दर्ज है। कौन से मुकदमे? हत्या की कोशिश करने के, दंगे फैलाने के। 2007 के जो दंगे हुए मऊ और उन इलाकों में, उनमें क्या हाथ रहा है योगी आदित्यनाथ का, मैं आपको कुछ बयान सुना के बताता हूँ। शाहरुख खान की तुलना हाफिज सईद से करते। बिल्कुल, ये शाहरुख खान की तुलना हाफिज सईद से करते, कहते जो योगा नहीं करेगा उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। हम हर अब देखिए, आप सुदेश जी की सलाह मान नहीं रहे, यानी सुदेश जी कह रहे हैं पुराने बयानों को भूल जाइए, आगे की तरफ देखिए। मैं एक परिपेक्ष दे रहा हूँ। हर मस्जिद पे गौरी गणेश के प्रतिमाएं लगाएंगे। एक मरेगा तो हम पुलिस में नहीं जाएंगे, 10 सामने मारेंगे।
अब ये व्यक्ति रहा है, ऐसा व्यक्ति रहा है कि भाजपा को भी हजम नहीं हो पा रहा था। कई बार ये कहते थे ये हमारा बयान नहीं है, योगी का बयान है, इसको पार्टी के बयान से मत जोड़िए। हाँ। इनके अब ये कह रहे हैं कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे जाए। 24 घंटे का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। अब इससे पहले का भी लीजिए, 5 बार सांसद साहब रहे 98 से। जिस इलाके के वो सांसद रहे, इससे पहले अद्वैतनाथ इनके गुरुजी और उससे पहले दिग्विजयनाथ उनके गुरुजी रहे हैं। 50 सालों में 40 साल लगभग इन लोगों का शासन रहा है और उन 40 सालों में इनकी कई बार स्टेट गवर्नमेंट होने के बावजूद जो अपना गोरखपुर है वो अच्छे इलाकों में गिना जाता था, आज बैकवर्ड रीजन में आ चुका है। बैकवर्ड रीजन में पिछले 10 सालों में बैकवर्ड रीजन में आ चुका है, जब इनकी राज्य में भी सरकारें थी और ये खुद सांसद साहब भी थे और वहां पे एमएलए और मेयर वगैरह सब इनके थे। हाँ। तो ये इनका डेवलपमेंट है। तो ना डेवलपमेंट पे ये है, ये हाँ ये योगी नहीं है, ये सांप्रदायिकता के भोगी है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात आज की है कॉमरेड सीताराम येचुरी जी ने, कि ये उसी एजेंडे को, जो एजेंडा गोडसे का एजेंडा था, जिसको दिग्विजयनाथ ने सपोर्ट किया था, हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था, वही एजेंडा। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, ये सीताराम येचुरी साहब का जो बयान आया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल है योगी आदित्यनाथ का सीएम बन जाना, ये क्या है, जरा समझाइए कैसे? कि तो मतलब वो मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, संविधान के हिसाब से ही तो काम करेंगे ना। ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया अभी बीच में? ऐसा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। शहजाद भाई, इनके पहले के भूत से भविष्य देखा जाता है। हाँ। इनके पहले की जो एक्टिविटीज हैं उससे नजर आता है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो थोड़ा आशावादी हूँ। सीताराम येचुरी ने जो कहा है वो 100% सही है, लेकिन मैं खुद आशावादी भी हूँ। मोदी जी ने कहा था कि सर्वमत की सरकार हम चलाएंगे। हाँ, मगर सर्वमत की सरकार चलते हुए भी नजर आनी चाहिए। जब बैठते किसी विपक्ष नेता की हत्या हो जाती है, एक नहीं 2-2 नेताओं की हत्या हो जाती है, तो फिर सवाल तो बन जाता है। हम तो कहेंगे कि पहली मीटिंग के अंदर यह कहा गया था कि किसानों का कर्ज माफ होता, तो कर्ज माफ होता हुआ नजर आता। हम तो चाहेंगे, कहना चाहिए राष्ट्रवादी होना कोई बुरा नहीं है, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, लेकिन ऐसा कौन सा राष्ट्रवादी है जो आदमी अपने मजहब की बुनियाद पर दूसरे मजाहिब के लोगों को बुरा समझे, मैं उसे आतंकवादी मानता हूं। और ये एक कट्टरपंथ की एक चरम सीमा है। यही ISIS करता है, यही ये लोग कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या है। हम तो चाहेंगे यूपी के अंदर बुलेट ट्रेन आए, हम तो चाहेंगे वहां किसानों का कर्जा माफ हो, आम लोग तो यही चाहते हैं। चाहेंगे कि मजदूरों का विकास हो, हम तो चाहेंगे वहां हाईवे बने। लेकिन वो नजर आना चाहिए कि सर्वमत की सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं है। डॉक्टर एमएच खान, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ का जो पुराना अतीत रहा है, जो उनके पुराने विवादित और भड़काऊ बयान आए हैं, एक वो योगी आदित्यनाथ और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या इन दोनों चीजों को अलग करके आप देख सकते हैं? क्या पास्ट भुलाकर हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए? नहीं, देखे आदरणीय योगी जी जिस दिन आप शपथ ग्रहण किए उसके कुछ ही घंटों के बाद इलाहाबाद में एक बहुजन समाज पार्टी की नेता की हत्या हो गई, बांदा में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ, अमरोहा में वकील की हत्या हो गई, अलीगढ़ में इमरान साहब की हत्या हो गई, आगरा में एक और हत्या हो गई। आप ये देखिए कि आते ही 4-5 हत्याएं और रेप का केस हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहा कि योगी जी आएंगे लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे। दूसरी बात है कि सबका साथ सबका विकास, मुझे नहीं समझ में आता है ये इनका नारा है कि जुमला है। आप बताइए जरा समीर अब्बास साहब कि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें पॉलिसी डिसीजन ली जाती है, उस मंत्रिमंडल में कोई ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं है जो शामिल हो सके। एक राज्य मंत्री बनाया है जिसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या डिसीजन होगा क्या नहीं डिसीजन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मंत्रिमंडल में जो आपका कैबिनेट है उसमें एक भी अल्पसंख्यक नहीं है, तो कैसे माना जाए? नहीं खान साहब, आप ये मान क्यों नहीं लेते? जीत के भारतीय जनता पार्टी आई है ना, बीएसपी तो नहीं आई। आपकी पार्टी जीत के आती तो जिसको चाहती मंत्रिमंडल में शामिल कर लेती। अब वो फैसला तो उनके ऊपर छोड़िए ना, वो किसको मंत्रिमंडल में रखते हैं नहीं रखते हैं, ये तो उनका अधिकार है। नहीं तो वो जो कह रहे हैं, देखिए समीर अब्बास साहब, मैं वो बात कह रहा हूं जो इन्होंने कहा है वो सही नहीं उतर रहा, जुमला हो रहा है। जो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, अच्छा, उसमें नहीं ले रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, ये जुमला बन के रह गया। ये मैं कह रहा हूं समीर अब्बास साहब, इसको बड़े गौर से समझिए। ये बहुत बारीक चीज है कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं,
न उसमें कोई क्रिश्चियन है, न कोई उसमें मुस्लिम है, न कोई जैन है। इस तरह से उसमें ये जुमला साबित हो रहा है। मेरे हिसाब से ये जुमला ही जुमला है। और इसके विस्तार में चक्रपाणी महाराज ये बैठे हैं, मैं इनके साथ बैठा हूं, इन्होंने अपील भी की थी, लेकिन पता नहीं कहा क्या हो गया, किन जुमलों में चला गया, कहां से ये आ गए। हम तो ईवीएम और यही कहते हैं कि ये धोखेबाजी से जीता हुआ लिया हुआ ये मैंडेट इनका है। इनमें जो ठीक है वो बात अलग है। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं। चक्रपाणी महाराज, आपने अपने तमाम समर्थकों से अपील की थी कि बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना। अब बीजेपी जीत भी गई, योगी आदित्यनाथ सीएम भी बन गए, आप ही की तरह भगवा चोला वो भी पहनते हैं। कितनी उम्मीद आपको है कि राम मंदिर इस बार बन जाएगा? क्योंकि आपके बयानात में लगातार देख रहा था, आप कह रहे हैं कि अब देखिए ऐसा है जब राम मंदिर बन जाएगा। लोकतंत्र में देखिए जनमत का बहुत महत्व होता है और पूरी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 325 जिस प्रकार से सीटें आई है इनको बहुत ही ऐतिहासिक है और उसका सम्मान करना चाहिए। रही बात योगी जी की रामराज की, देखो रामराज वो है जहां पे किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ कोई अगर जो अत्याचार या कोई भी जबरदस्ती कुछ करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो रामराज में सबका साथ और सबका विकास है। अब आवश्यकता इस बात अब चर्चा अभी चल रही है 2 दिन में कि योगी जी हिंदुओं के लिए कार्य करते। देखो कोई भी अपने धर्म या मजहब के लिए कार्य करता है वो बिल्कुल गलत नहीं है, और उस समय हिंदू नेता के रूप में कार्य करते थे। अब ये धर्म के लिए काम करना कौन गलत कहता है? किसी हिंदुओं के नहीं है, वो सबके हैं। दिक्कत तो तब होती है ना जब आप दूसरे धर्म के खिलाफ, दूसरे मजहब के खिलाफ जहर उगलते हैं, तब उस पर सवाल उठते हैं। अब ये इतनी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के मजहब के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब ये देखने 2 दिन में मूल्यांकन नहीं की जा सकती कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको समय दिया जाना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर के पूरा चलने का प्रयास करेंगे। जो पुरानी छवि है उसको भी बदलेंगे और उसी के साथ अगर राम मंदिर की जहां तक बात है, राम मंदिर भी बने तो सबको सामूहिक, सबको लेकर के साथ लेकर के अगर चला जाए और एक सद्भावना की बात की यार उसमें राम मंदिर बने तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा और यही राम राज्य होगा। तो जहां पे किसी भी प्रकार के एक दूसरे से मनमुटाव भी नहीं है और हृदय के साथ एक दूसरे से मिलकर के कार्य करे। और योगी जी से यही आशा है कि सबको साथ लेकर के चले और किसी को किसी के साथ अन्याय न होने दे। तो हमें लगता है कि सच्चे रूप में सबका साथ, सबका विकास और राम राज्य की यही होगी। जी, अनिल यादव जी आ गए हमारे साथ। अनिल जी, क्या लगता है आपको, योगी राज में राम राज की तरफ बढ़ चला है यूपी? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। और कल ही ये मुख्यमंत्री, अभी एक ही दिन हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए और हमें किसी चीज़ के लिए नहीं कहना चाहिए। पर इन बातों को भी हम नहीं नकार सकते जो हाल ही में 24 घंटे के अंदर अंदर 6 मर्डर और 2 रेप केस हुए हैं। खान साहब बुलंदशहर रेप केस बताना भूल गए थे जिसमें लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। पर क्योंकि देखिए जनता ने बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इतना मत दिया है इन्हें, तो निश्चित ही इनको काम करना पड़ेगा। अब हम भी चाहते हैं विपक्ष में रहते हुए जिम्मेदार विपक्ष की तरह की जनता के हित के लिए ये काम करें, हम उनमें इनका समर्थन करेंगे। अब कितना काम हो पाएगा ये अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी महीने भर में या 10 दिन में हम लोग नहीं कह सकते कि किस तरीके से चीजें होंगी। रही बात कि एक ही दिन में सब चीजों का आकलन लगा पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा और किसी के लिए भी बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी एक दिन में हम उनके कामों का आकलन कर भी नहीं सकते, हमें टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने साल भर तो चाहिए किसी भी सरकार को। उसके साथ साथ जो इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है हम उसको भी नकार नहीं सकते। जैसा शहजाद भाई ने कहा, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए वो बिल्कुल सही बात है। आज वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि आप किसी तरह, अरे सुन लीजिए सुरेश जी, सुन लीजिए, मैं तो सब बोला भी नहीं आपके समय में, बल्कि आया ही नहीं। और बताइए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आता हूं आपके पास। अनिल जी अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। आप तो अच्छी बातें कर रहे हैं। शहजाद जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि उनका इतिहास इस तरीके का रहा है कि चाहे उनके स्टेटमेंट्स रहे हों और चाहे उनके जो केसेस उन पे लगे हुए हैं चाहे वो रहे हों। अब आज वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि कोई भी बयानबाजी ना दे। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था अपने मंत्रियों से कि कोई भी बयानबाजी ना करे। पर आप देखिए इस चुनाव में सभी नेताओं ने, शायद ही कोई बचा हो जिसने ऐसी बयानबाजी ना की हो जिससे जनता को दुख पहुंचे। और तो और सुरेश राणा जी जैसे लोग जो कर्फ्यू लगवाने की बात करते थे आज कैबिनेट में शामिल हैं, मंत्री बना दिए गए। तो ये सब चीजें भी हमें देखनी होगी। सुदेश जी जवाब दीजिए।
जी, किसका जवाब कहाँ से शुरू करें? चलिए पहले सजाद पूनावाला जी के पास आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नए मौलाना नहीं, ऐसे एक एक करके आप जवाब देंगे तो फिर तो बहस इसी में खत्म हो जाएगी। सुदेश जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो नसीहत दे रहे हैं अपने मंत्रियों को कि कोई भी अनाप-शनाप बयान कर देगा। लोग कह रहे हैं बड़ा हास्यास्पद है ये। आप बताइए समीर अब्बास साहब, ये बताइए ये पांचों जो है डिफरेंट बिंदु पर हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं अकेला हूं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप ये बताइए, तो हमारे साथ तो न्याय संगत रही है। तो मैं कह रहा था कि चक्रपाणी महाराज हैं आज, योगी जी को गोरखपुर में वहां के नहीं चक्रपाणी महाराज भी है, अनिल यादव जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। थोड़ा वक्त तो देंगे आपने, अभी तो कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि फटाफट डिसीजन ले लें। कुछ हत्या हुई, रेप हुआ जिसका जिक्र किया आपने, आप क्यों नहीं मानते कि आपकी लीगेसी है? थोड़ा वक्त दीजिए ना, हम कैसे एक्ट करते देखिए ना। उसके बाद हम रेप को जस्टिफाई करते हैं या गुंडों को जस्टिफाई करते हैं या क्या एक्शन लेते हैं, थोड़ा तो वक्त दीजिए। और लेफ्ट हमें आइडियोलॉजी सिखा रहा है जिसकी आइडियोलॉजी इंपोर्टेड है। ये क्या जानेंगे नेशनलिज्म और हिंदुत्व, ये तो बाहर के लोग हैं, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे उसके हाफ ब्रदर हो, यहाँ बैठे हुए सीपीआई के लीडर, तो ये लोग क्या आइडियोलॉजी की बात करेंगे? देखिए योगी जी आपको योगी जी उनकी आइडियोलॉजी की बात बता रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात बता रहे हैं। अरे साहब, आप आइडियोलॉजी की बात बता रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी की बात बता रहे हैं। नाम होने से अगर सब लोग सीताराम हो जाते तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती। अरे भाई, जब राम राज्य की बात तो बता दीजिए कि हम कहाँ से आए हुए जी, बाहर की, तो आपकी आइडियोलॉजी बाहर की है ना। अरे भैया, आपकी इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है, आपकी इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी रिजेक्टेड हो गई है, इस देश ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कुछ कैंपसेस में आप बचे हुए वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे, चिंता मत करिए। आपके तेवर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी वहां भी बाहरी जो ठहराने की कोशिश है समझ में नहीं आई। ठीक है समीर भाई, ये तो देश को सोचना पड़ेगा। इरोम शर्मिला और मैं आता हूँ योगी जी के लिए लड़ती है 15 साल तक, नाक से अपना लिक्विड लेती है, देश उसे नकार रहा है। इरोम शर्मिला पर डिबेट कर लीजिएगा था, उसकी आवाज गलत थी। मणिपुर में आप अगर शर्मिला जी को धन बल पे, मीडिया बल पे ये कहें कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, आज ये देश देख रहा है। मणिपुर में आप ये बताइए, योगी पर बात हो रही है, मुकम्मल बात होने दीजिए समीर भाई। आप ये बताइए कि मरने वाले को आप मुजरिम करार दे रहे हैं, वो हिस्ट्री था, और योगी जी जो आप मानने वाले को कह रहे हैं वो महापुरुष था। योगी जी जो है बोलना नहीं चाहते। सुदेश जी, योगी जी ने लड़ाई लड़ी है, समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, योगी जी ने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अरे अंग्रेजों के अवशेषों को तो सोचो। अरे ठीक है, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, चुटकी ले ली उन्होंने। शहजाद ये बताइए, जैसे दिग्विजय सिंह का मैं बयान देख रहा था, किसकी बात करते हैं? दिग्विजय सिंह का कहना है कि अभी मुझे जो लगता है चाइना आपका ज्यादा प्रिय है। ठीक है, सुदेश जी सुन तो लीजिए अब। जी सुदेश जी सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह का बयान है कि योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस मजहब के खिलाफ, जिस धर्म के लोगों के खिलाफ, जिस वर्ग के खिलाफ जो अब तक जहर उगलते रहे, उनका भरोसा कैसे जीतेंगे? क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर यूपी का कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त उनके सामने? पहले तो दिग्विजय सिंह का जो बयान है जी, उन्होंने किसी मजहब का नाम नहीं लिया। मैं आपको योगी जी के महिलाओं के विरोध में जो बयान दिए, 50% आबादी, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, अब बहुत सारे बयान हैं उनके विवादित बयान, मैंने कह तो दिया बहुत सारे विवादित बयान हैं। समीर भाई सुनिए, जी, एक होता है विवादित बयान, शाहरुख खान हाफिज सईद है, हाँ, हम मुसलमान की तरह सोच ही नहीं रहे, हम सोच रहे 50% आबादी महिलाओं की। जी, महिला आरक्षण विधेयक के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया, तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनको क्यों देना है आरक्षण? हाँ। आरक्षण दे देंगे तो क्या ये अपनी माँ, बेटी और बहन होने का कर्तव्य निभा पाएंगे? महिलाएं जो हैं ये वो उस शक्ति की तरह है, उसको आजाद नहीं छोड़ सकते। बचपन में बाप ख्याल रखता है, फिर उसके बाद पति ख्याल रखता है, और फिर बेटा ख्याल रखता है। मैं सिर्फ सुदेश जी से ये पूछना चाहता हूँ बड़े आदर पूर्वक कि इनको आपने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया है, ये इनके ख्यालात हैं, और ये ख्यालात अब वो इस सूबे पे लागू करेंगे, तो शायद आपको भरोसा नहीं था, इसलिए आज ये भी खबर आई है कि मोदी जी के निपेंद्र मिश्रा जो पर्सनल पीएस है, वो कह रहे हैं कि मैं आंख रखूंगा यूपी की सरकार पे। अब मुझे ये बता दीजिए, या तो मोदी जी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचे में ये कहीं पे भी नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी सरकार पे आंख रखता है। और एक खबर आई एपीएन न्यूज की कि निपेंद्र मिश्रा ने कहा रजनीकांत मिश्रा को डीजीपी बनाओ। जावेद अहमद के बदले यहाँ पे खबर है कि
पीएमओ से खबर आई कि आप यूपी में कौन डीजीपी बनेगा। अब हम लोग की यहाँ पे एक क्षेत्रीय पार्टी बैठी है, वो कहेगी कि भाई क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्र को या सूबे को उसकी स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि किसको बनाना है। तो योगी आदित्यनाथ पे भरोसा तो केंद्र को भी नहीं है। बड़े मासूम है सजाद भाई, बड़े मासूम है। मोदी जी को जवाब दे दो सभी। ये एमएच खान साहब, मायावती ये कह रही हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ का अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि संघ का एजेंडा उनके जरिए आगे बढ़ाया जाएगा यूपी में। शहजाद पूनावाला जी किस बात का डर दिखा रहे हैं? पूनावाला जी आप भूल रहे हैं, आपके भोलेपन से आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट विजन पर मिला है, चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है चाबुक चलाओगे आप यूपी की जनता पे। ठीक है सुदेश जी सुन लीजिए। डॉक्टर खान मेरे सवाल का जवाब जल्दी से। डॉक्टर एमएच खान मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनिल यादव, क्या लगता है आपको? यह बात बार बार कही जा रही है कि संघ का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश अब यूपी में की जाएगी आदित्यनाथ योगी के जरिए। देखिए, सिर्फ मायावती जी ने ही नहीं, कई और सीनियर नेताओं ने की है। शरद पवार जी ने भी ये बात की है, सीताराम जी ने भी ये बात कही है। तो जब इतने बड़े नेता इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता। और फिर वही बात आ जाती है कि आप अगर योगी जी का इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं कोई इसमें संशय रह ही नहीं जाता कि कोई और चीज रह जाती है। हालांकि अब जो हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए हम लोगों को, क्योंकि इतना भारी बहुमत से जनता ने दिया, तो जनता को भी पूरी उम्मीदें हैं कि शायद अब इनमें कुछ बदलाव आ जाए। क्योंकि नहीं देखिए, प्रदेश की जनता यही देख रही है कि और आने वाले समय में अगर नहीं होगा तो देखिए चुनाव, देखिए यहाँ सुन लीजिए सुदेश जी, दूसरों को भी तो देखिए, हमेशा कोई नहीं रहता। और अगर काम नहीं करेंगे, मैं आपको समीर जी एक बात साफ कर दूं कि पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो कार्यकाल किया, ठीक है, अब सुन तो लीजिए, अब पूरी तो सुन लीजिए, उस काम को देखिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसका जवाब करने के लिए और उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी ही जनता को ये जो वादे इन्होंने किए हैं या जो जुमले इन्होंने किए हैं या जो और सपने दिखाए हैं तभी इसका जवाब। जी सुदेश जी जल्दी से जी बोल लीजिए अब आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सुदेश जी, आपकी सरकार बन गई है, अब थोड़ी शालीनता तो रखिए कम से कम। परहेज हो सकता है। आपको सुन लीजिए अनिल जी आपको आरएसएस के एजेंडे से मैं तो सुनता ही हूँ, आपको सुन ही रहा हूँ, पर आप ही किसी को नहीं सुनना चाहते हैं। भारत तो सरकार भी बन गई है और योगी जी वो करेंगे और योगी जी को साथ मिलेगा। आप इसका अपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग वही करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे और योगी जी उसके बहुत बड़े सिपाही होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तो चाहते हैं कि आप भारत को नहीं, पहले चक्रपाणी महाराज को मजबूत करिए। चक्रपाणी महाराज, आप अब चाहते क्या हैं? आदित्यनाथ योगी से आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है, क्या आप चाहते हैं? उनका जो एजेंडा है उसमें सबसे ऊपर क्या राम मंदिर हो या फिर डेवलपमेंट हो? देखिए ऐसे शुरुआत में ही हमारे हैदर जैदी साहब ने कहा कि वो सकारात्मक सोच के हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम भी बड़े सकारात्मक सोच के हैं और हम इस सरकार के बारे में बड़ी अभी सकारात्मक सोच रखते हैं और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने मुद्दा सबका साथ सबका विकास लिया है उसमें सबका साथ हो बिल्कुल। और जो हमारी धार्मिक भी आस्था है, जैसे गो हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे, बुचड़खानों का जो उन्होंने कहा कि बुचड़खाने जिस दिन शपथ लेंगे 12 बजे रात के पहले हम आदेश कर देंगे, तो अभी क्या स्थिति है उस पर भी हम चाहेंगे कि बुचड़खाने बंद करें और राम मंदिर के लिए भी तो काम करें और उसके साथ सबको सद्भावना के साथ सबका जितना हो सके सबको साथ लेकर के चले और कि अपनी जो जी तो सबको साथ लेकर के चले। हम बस हम यही चाहते हैं कि हर प्रकार की सद्भावना बनी रहे और जो पुरानी छवि है सुदेश जी जानकारी कर लीजिए, वो पुराने बंद हुए हैं। तो बंद होने चाहिए किसी भी तरीके से जहाँ पे आपकी सरकार है। नहीं, और सुदेश जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहां जहां बूचड़खाने बंद होंगे जो सैकड़ों लोग बेरोजगार होंगे उनका क्या होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बूचड़खाने बंद करा रहे हैं और इलाहाबाद के 2 बूचड़खानों का जिक्र हुआ, वो मामले पहले से चल रहे थे, हालांकि तालाबंदी जो हुई है बूचड़खानों में वो योगी आदित्यनाथ नहीं, देखिए ऐसा है नहीं, बूचड़खाने तो यहां पर क्लियर करना होगा। जी समीर अब्बास साहब, मैं इसका उत्तर नहीं, आज देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश हो गया है। आज भारत की जिस प्रकार से सिर्फ आप लिखा है
ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या राम राज यूपी में उम्मीद की जाए? ब्रेक के बाद। तो यूपी में योगी राज कैसे लाएगा राम राज, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब हैं। सुदेश जी, दो बयानात मेरे पास हैं। एक बयान है आनंद सिंह बिष्ट का, जो कि आदित्यनाथ योगी के पिता हैं, और उन्होंने अपने बेटे को वही सलाह दी है जो हर पिता अपने बेटे को देता है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के साथ आदित्यनाथ का जो जुड़ाव रहा है उन्हें उसे अब त्यागना होगा, और जो मोदी जी का ख्वाब है सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होगा। ये उनके पिता का बयान है। और उनके मामा का बयान है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नई भूमिका निभाते हुए सांप्रदायिक भावनाओं से एकदम अलग रहना चाहिए। तो ये जो आदित्यनाथ योगी के परिवार के मन में डर है, वो डर क्या बीजेपी के मन में भी है क्या कहीं ना कहीं? इसलिए ताकीद दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है, और यह कहने की कोशिश की जा रही है कि आप पीछे ना देखिए, आगे देखिए। देखिए, बीजेपी में ऐसा कोई भय या डर नहीं है। इसका कारण साफ है समीर अब्बास साहब, जो आपके दर्शक हैं वो जानते हैं कि ये जो बड़ा मैंडेट मिला है ये नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के विजन को मिला है, और किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना देंगे वो इसी विजन को इम्प्लीमेंट करने वाला है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने एक एजेंडा को लेके चल रहा है और उसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करेगा। हमने लोगों से वायदा किया है और उस वायदा को पूरा करना है। चाहे योगी जी बहुत इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जाके देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड को उन्होंने कैसे स्पेंड किया है। आप उनका अटेंडेंस देखिए, लोकसभा में 81% रहा है, हर समय पार्टिसिपेट किए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब आता है तो निश्चित ही वो अच्छा करेगा, ऐसा हमारा मानना है। और समय साबित करेगा कि हमारे एजेंडा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। भरोसा नहीं है। हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको सैफरन रोग से प्रॉब्लम हो सकता है, सैफरन क्लैड है उनको प्रॉब्लम हो सकता है, कांग्रेस के मौलाना साहब को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उनको काम करने दें। मैं समझता हूँ कांग्रेस के मौलाना साहब को सैफरन रोग से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सैफरन इज ए कलर ऑफ वायलेंस इन दिस कंट्री। मुझे पता था, ये हमने ब्रेक में डिस्कस किया था कि ये लाइन आएगी। ठीक है, आपने कह दिया। नहीं, भगवा चोले से किसको समस्या हो सकती है? हमें देखिए, धर्म का काम करने वालों से किसको समस्या हो सकती है? सुनिए, हकीकत है, विवेकानंद भी भगवा चोला पहनते थे, पर उनकी विचारधारा अगर योगी आदित्यनाथ अपना ले तो इस देश का बच्चा जो है वो वकालत करेगा कि सब लोग भगवा चोला पहने। पर स्वामी विवेकानंद के पद पे आप चलते नहीं, आप गोडसे के पद पे चलते हो। चलिए छोड़िए, आजाद पूनावाला, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप मौलाना होते जा रहे हैं। आपके इस्माइल में भी वो, पर आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रवक्ता होते जा रहे हैं। आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रवक्ता होते जा रहे हैं। यूपी में रहना होगा, योगी बोलना होगा, आप क्यों बोल रहे हैं? हम लोग ऐसा नहीं करते। मौलाना बन गया तो आप भी तो संत साधु बन गए। आप हिंदू युवा वाहिनी बन गए। आप नहीं युवा वाहिनी का, आप दोनों प्रवक्ता ही नहीं। इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उसको हंसी में मत डालिए कि बड़े से हंसी में आपको लग रहा है हंस के आप अच्छा बोल रहे हो, सुनने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। सीरियस डिबेट करिए। सुदेश जी ऐसे वक्त निकल जाएगा। शहजाद आपसी बहस छोड़ दें हम थोड़ा और मुद्दे पर आ जाएं। जी, कि मोदी जी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है जी। उन्होंने चुनाव के दौरान शमशान कब्रिस्तान का जिक्र बार बार किया और फिर उसको लागू करने के लिए ऐसे आदमी को भेजा कि सही में अब शमशान कब्रिस्तान की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये एक मुद्दा है कि बहुत जरूरत पड़ेगी शमशान कब्रिस्तान की, और क्योंकि लेकिन आप जिस तरह से ले रहे हैं उस बयान को, उस तरह से जनता ने नहीं लिया ना। बड़ा मुद्दा था, अदरवाइज जनता ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता। बीजेपी का मुद्दा था जी। आपको लगता है शमशान कब्रिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा था? इसका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा था? सुदेश जी, अगर मैं बीच बीच में बोलूंगा आपके, फिर आपको दिक्कत होगी जी। शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। योगी, अरे तो आप तो टच करिएगा तो बोलना पड़ेगा ना, अपने पास तो आपके बोलने के लिए कुछ है नहीं। बीच में मत बोलिए, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह मत बोलिए, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अब योगा में एक आसन होगा मुंह बंद करने का, वो आप धारण कर लीजिए। 2 मिनट शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिए ना, ऐसे वक्त निकल जाएगा। मुझे बोलने का मौका मिले। जी बोलिए प्लीज। आपको तो ये पता ही नहीं है। मोदी जी का बता दीजिए अगर जानते हैं तो कौन सा आसन उसको बोलते हैं? बड़े कल्चरल शवासन कीजिए, फिर आपको पता होगा। शवासन तो है ना, वो कर लीजिए। चलिए अब सुनिए, हम लोगों को मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, भाजपा के नेता बोल रहे सबका साथ सबका विकास पे वोट मिला है।
आदित्यनाथ योगी भी बोल रहे हैं। बात तो सुनिए ना, योगी का इतिहास क्या रहा है? भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिनका इतिहास ऐसा इतना बुरा नहीं रहा है, जो सबका साथ सबका विकास का मैंडेट लेके चलने के लिए ज्यादा सक्षम है, जो एमएलए है। योगी जी तो एमएलए भी नहीं है। योगी जी को तो कहां से उठा के कहां पे डाल दिया। ऊपर छोड़ दीजिए ना, एमएलए है, डिसीजन ले सकते हैं अपने बारे में। कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शाहरुख खान को, हाफिज सईद, महिलाओं को ऊर्जा शक्ति ऐसी बर्बाद करने वाली ऊर्जा शक्ति ऐसे बयानात नहीं दिए, तो उनको छोड़ के इन पे क्यों विश्वास करेंगे? खुद के माँ बाप को विश्वास नहीं, जिसपे कई लोग कह रहे हैं कि भैया हमें पता नहीं है क्या। लेकिन ये तो पार्टी का अधिकार है ना, पार्टी जिसको चाहेगी उसको जिम्मेदारी देगी। उनको लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं उनके अंदर। कल आप दाऊद इब्राहिम को पुलिस का अधिकारी बना देंगे तो पार्टी का मैंडेट है, तो मतलब दाऊद इब्राहिम को बना देंगे। कल आपका अधिकार है तो छोटा राजन को सुरक्षा व्यवस्था दे देंगे। ये ऐसा नहीं चलता। हमें वो आजादी है नायक को मुख्यमंत्री बना देंगे आप, ऐसे नहीं होता। आपको कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना चाहिए था। 325 थे आपके पास, ठीक है, आपके पास कमी थी तो हमसे मांग लेते, हम दे देते मुख्यमंत्री आपको, उत्तर प्रदेश का कोई भला आदमी। डॉक्टर खान एक बात ये बार लगातार कही जा रही है कि आदित्यनाथ योगी का नाम लेकर बना दीजिए आप, एक कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। खान साहब बीजेपी के तरफ से भी आज कई बड़े लीडर्स ने ये बात कही कि आदित्यनाथ योगी का नाम लेकर एक कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। नहीं, कौम नहीं डरती है, कौम न डरी है न डरेगी। वो सिर्फ अल्लाह के रसूल से डरती है और किसी से डरती उड़ती नहीं है, इंसान से नहीं डरती है। ये जो फसादात होते हैं, ये बवाल जो होते हैं, इससे थोड़ी सी लोगों को निराशा है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी में अभी प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है। उनके दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और दूसरे एक उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनको प्रशासनिक तजुर्बा है और वो मेयर रहे हैं, उनके पास उसका तजुर्बा है। तो ये तो वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जो बातें पीछे हुई हैं आदित्य योगी नाथ की जीत के द्वारा, या साक्षी महाराज, हमने आपके ही चैनल पर कहा था कि जनता डरी हुई है। ऐसा ना हो कि कहीं योगी आदित्यनाथ आ जाए मुख्यमंत्री के रूप में, ऐसा ना हो कहीं साक्षी महाराज आ जाए मुख्यमंत्री के रूप में। और देखिए वही हो गया। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल देखिए, योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने के बाद 2 घंटे के अंदर कहा कि सारे मंत्री अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा दें, यही प्राथमिकता थी। और नोटबंदी के बाद माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि सारे एमपी अपने संपत्ति का ब्यौरा दें। किसी ने दिया आज तक? किसी ने नहीं दिया। तो ये बातें जुमला बन के न रह जाएं, ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी चीज डरता उड़ता कोई किसी से नहीं, अल्लाह रसूल से डरता है, बाकी इंसान से किसी को डर नहीं है। और ये बने हैं, इनको हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि अगर ये बने हैं तो इनके ऊपर आरएसएस का डंडा चलेगा। आरएसएस अपने हिसाब से चलाएगी, इनके अपने बस का कुछ नहीं है। ये अभी देखिए, यही आप पहले ही दिन में, अब हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि आरएसएस का डंडा चलेगा। ये ठीक है। जैदी साहब, क्या एक ये जो बार बार डर का जिसका जिक्र किया जा रहा है, उनके बयानात पुराने जो हैं, ये एक बड़ी वजह है, या फिर जो मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए, चाहे वो कैराना का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, घर वापसी का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को जिस तरह से आदित्यनाथ योगी ने अब तक वो जिस तरह से उठाते आए हैं, क्या एक ये डर है लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कि अब जब वो सीएम बन गए हैं तो इन मुद्दों पर काम शुरू होगा? समीर भाई, बबूल के पेड़ पे फल नहीं लगा कर। जिसकी विचारधारा ही उस तरह की हो, वो वहां देखना पड़ेगा। जो इनके यहाँ कोई भी कुछ कह देता है। अब अभी हरियाणा के मंत्री ने क्या कहा था, वहां पहले क्या हुआ था उसका कोई संज्ञान नहीं है। इनके यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी कह दिया गया कि साहब फला चीफ मिनिस्टर का सर काट के लिए 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अब ये भगवा को राजनीति में ला रहे हैं। मैं भगवा का बहुत सम्मान करता हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज यहाँ मौजूद हैं, आप इन्हें बना दीजिए मुख्यमंत्री, मैं समर्थन करता हूँ। ऐसी विचारधारा के आदमी को नहीं लेके आ सकते थे, जो भगवा पहनने के बाद जिसकी सोच सन्यासी वाली हो। ये भगवा नहीं पहनते, भोग करते। हम तो ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए चुनाव मिला है आपको जनादेश, आप वो तो करके दिखाइए। किसानों का कर्ज माफ कीजिए, बुलेट ट्रेन लेके आइए। आप बनारस को वो संघाई बनाने के चक्कर में थे, वो बना दीजिए। वो जो भी बना रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश को पेरिस बना दीजिए, हम तो बड़े खुश होंगे। लेकिन ये कहते हैं, कहना चाहिए इनका तो ये है कि इनके यहाँ कोई कहते कुछ है,
करते कुछ है। मोदी जी ने भी यही कहा था, लेकिन जब वो इलेक्शन में गए बिहार के अंदर तो कुछ को पाकिस्तान भेज रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहना चाहिए वो बना रहे थे, शमशान घाट और धर्मशाला बना रहे थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश को कसाब बता रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश को कहना चाहिए यानी क्या पूरे उत्तर प्रदेश के आतंकवादी बता दिया। तो इनकी विचारधारा में ही खोट है। जो ये लोग कहते हैं, इन्हें ये कहते हैं कि हम स्वदेशी हैं, जब देश ये आप मुझे ये बता दे, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि तिरंगे झंडे का निर्माण किसने किया था? अरे ये बता दे, तिरंगे झंडे का निर्माण किसने किया था? विचारधारा की लड़ाई तो आप हार चुके हैं। ये बता दे, किस विचारधारा की मानने लगे, विचारधारा की लड़ाई आप हार चुके हैं। सुदेश तिरंगे झंडे का निर्माण किसने किया था? आप बताइए ना। तिरंगे झंडे का निर्माण सुरैया तैयब ने किया। आप उससे नफरत करते हैं। हमने हरा दिया है। चंपारण आंदोलन तोड़ने वाली आइडियोलॉजी को हमने हरा दिया है। मोहम्मद उमर ने इस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा। आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए ना। वो सुदेश जी की बातों का भी लबोलुआब ये है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो हमारे सामने है लगातार। अगर अभी हम सुनाना शुरू करेंगे तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। लेकिन अब तो वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हम तो समीर भाई कह रहे हैं कि 6 महीने कम से कम योगी जी को देने चाहिए। लेकिन जब इलाहाबाद के अंदर हत्या होती है और मरने वाला अपराधी होता है और मारने वाला सज्जन पुरुष होता है तो सवाल तो उठेगा। सवाल तो उठेगा कि मारने वाला भी अपराधी होगा, मरने वाला जो होगा वो मजलूम होगा। मरने वाले को जब तक आप मजलूम नहीं कहेंगे, मारने वाले को अपराधी नहीं कहेंगे, तो सवाल तो बनता ही है इनके ऊपर। ठीक है सुदेश जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में आपके लिए क्या है? आदित्यनाथ योगी के लिए क्या है? खुद ही वो चुनौती है। देखिए, आदित्यनाथ योगी जी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। मेरे वर्ड को मार्क फिर हंसिए मत, सुनिए। ऊर्जावान का मतलब होता है ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत एनर्जी है उनके पास। उस एनर्जी को वो यूज करके उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट में लगाएंगे और हमारा सबका साथ सबका विकास बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। ये सारे लोग आए हैं, उनको बोलने दीजिए ना कि क्या करेंगे। नहीं सुनने नहीं देंगे जनता को। तभी तो आपने 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट उनको दिए हैं। वो तो हम समझ ही रहे हैं। और जनता हंसेगी, जैसे पूनावाला जी हंस रहे हैं। आज जनता हंस रही है इन पर। ये पूनावाला जी अपने आप पर हंस रहे हैं क्या? जनता इन पर हंस रही है इस तरह से। देखिए, सवाल का जवाब रह गया फिर बातों दिया। अरे आप खुद क्या मानते हैं आदित्यनाथ योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त यूपी में? बिल्कुल डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, हमने जो वायदे किए उसको पूरा करना अक्षरशः यही चुनौती है और वही होगा। हाँ, अच्छा, ये जो अवैध बूचड़खानों वाला मामला है, इस पर आपकी सरकार क्या करने वाली है और कितने दिन में करने वाली है? क्योंकि पहले तो ये बात हुई थी कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर बूचड़खानों में ताला लगा दिया जाएगा। समीर अब्बास साहब, आप गौर से अगर हमारे मैनिफेस्टो को देखें, जो एजेंडा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें हमने कहा था कि अवैध बूचड़खाने कम से कम वहाँ 20,000 अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। 20,000 बूचड़खाने कैसे होते हैं सुदेश जी? की बात हो रही है। यही उम्मीद की जा सकती है आपसे। सुदेश जी, जीतने के बाद आपकी बातें ऐसे ही बदलती हैं। आपने रोजगार को भी जुमला बता दिया, 15 लाख को भी जुमला बता दिया, आज बूचड़खाने में भी वैध और अवैध डाल दिया। यही उम्मीद थी हमें आपसे। जी सुदेश जी, प्लीज आंसर दे दीजिए। आप पढ़ते नहीं है तो हम क्या करें? आप पढ़ते नहीं है तो हम क्या करें? जी, पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं है। साहब, आप वो स्पीच सुनिए, हमारा एजेंडा हमने क्या बोला? राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह की वो स्पीच सुनिए। अगर वो स्पीच में कहीं भी वैध की बात हो तो बताइएगा। सुदेश जी, अपनी बेवकूफी पर मत हंसिए। आप पढ़ते नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है ये। सुदेश जी, खाने बंद होंगे। देखिए उस वीडियो को देखिए आप। यांत्रिक बूचड़खाने के बंद होने की बात हो रही है। सुदेश जी, आप क्लियर कर दीजिए, बूचड़खाने जो हैं वो कौन से बंद होने जा रहे हैं अब? मैकेनिकल एबेट्यूर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल बूचड़खाने जो हैं, जो अवैध बूचड़खाने हैं, वो सब बंद होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये होगा, शुरुआत हो चुकी है। अच्छा,
हमें तो अच्छा, मैंडेट मिला है इस पर। और उसमें जो लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बेरोजगार होंगे, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ऐसे बूचड़खानों की तादाद काफी ज्यादा है और वो लोग बड़े पसोपेश में हैं, चिंता में हैं। इसलिए ये भी बता दीजिए कि जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे उनका क्या होगा? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खोजा जाएगा उनके लिए। ये तो सोची समझी हमारी नीति है ना। किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो तो पूरा कर मोदी जी दीजिए। इसमें कहां से कोई प्रॉब्लम है? से पहले हर साल 15% से बढ़ा है मीट एक्सपोर्ट, और सारे बूचड़ खाने, जो बड़े बूचड़ खाने, वो मोदी जी के दोस्तों के हैं। डॉक्टर एम एच खान कहा है। डॉक्टर एम एच खान, आपको लगता है कि अगर ये बूचड़खाने बंद किए जाते हैं तो एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की होगी, जिसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए? खान साहब। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी समस्या होगी, लेकिन देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूं कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है, 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए की आमदनी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो, केरला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आता है। अभी केंद्र सरकार ने उसको क्यों नहीं बंद कर दिया, लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया? तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि अवैध बूचड़ खाने क्या होते हैं। अवैध तो बंद ही होना चाहिए। अवैध कौन सा है? सब वाले सर बिना लाइसेंस के लिए कोई नहीं कर रहा है, सब लाइसेंस लेके करते हैं। लेकिन आपने चला के रखा था ना, समाजवादी पार्टी ने भी चला के रखा था, इनकी सरपरस्ती में चलता था, इनकी सरपरस्ती में इन्होंने वो आप बंद करने वाले। अनिल यादव साहब, जो अवैध बूचड़खाने आपके राज्य में चल रहे हैं, वो अब सब बंद होंगे। जो दिल्ली में अवैध बूचड़खाने चला रखे थे, बिना लाइसेंस के चल रहे थे, पुलिस की कुछ बोल दे। सुनिए सुदेश जी, ये तो जुमला वाली पार्टी है। अनिल यादव जवाब दे रहे हैं। जुमला बात पहले तो जब अभी तक ये नहीं था कि अवैध बूचड़खाने, अभी तक था तो बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। अरे आप लोग भीड़ के भी बोलेंगे तो सच नहीं हो सकता। नहीं, सच है और झूठ झूठ है। आप लोग सब मिलके भी बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। सच तो सच है और झूठ झूठ है। जी ठीक है सुदेश जी, सुन लीजिए। अरे आप लोग ही तो सब लोग बोल रहे हैं भाई। जब आपने इन बूचड़खानों का जिक्र किया जो ये बंद हुए हैं, 2 इलाहाबाद में जो बंद हुए हैं, इन्होंने कहा कि देखिए हमने 2 बंद कर दिए, जबकि आप ही ने बताया कि 17 मई को, पिछले साल 17 मई को उनको बंद करने के आदेश हो चुके थे। ठीक है, ताला लगा नहीं, वो बंद थे। ताला लगाना का मतलब ये नहीं कि बंद करना है। ठीक है, जिम्मेदारी भी ले लेना। उसके बाद थे भाई साहब, सुनिए भाई, आपको भी याद होगा उन्होंने कहा शपथ लेते ही या तो ये कहिए कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष झूठ बोलते हैं। भाई चुनावों में हम लोग जीतने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं और वो हमारा स्टाइल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें तो क्योंकि पता है उन्होंने कहा था या नहीं कहा था कि जिस दिन हम शपथ लेंगे उस रात के 12 बजे तक सभी बूचड़खाने। अरे आप वैध की बात कर लीजिए, चलिए वैध बंद कर दिया आपने, अवैध बंद कर दिया आपने, बताइए कितने अवैध बंद कर दिया आपने? सिर्फ 2 थे क्या? तो ये आपसे अब जनता प्रश्न पूछेगी, आपको तो बड़ी जिम्मेदारी, आप छोटी-छोटी कोई अवैध नहीं करने में समय लगेगा, लिया जा चुका है। अरे आप सरकार है, अब आप करो ना, जनता ने मैंडेट दिया है आपको। जो भी अवैध बूचड़खाने और अवैध चीजें हैं वो सब आरएसएस के लोग चलाते हैं। उनके पास चमड़े के बेल्ट और चमड़े के जूते कहां से आते हैं? समीर भाई आपको याद होगा बेल्ट और जूते जो आते हैं पार्टी के बड़े नेता है, ये लोग किस तरह की बात का नाम आया था, खुद वो एक ये पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, खुद वो अलीगढ़ की एक कंपनी थी उसमें खुद डायरेक्टर थे। क्या बात कर रहे हैं? सब दोस्त थे उनके, वो भी बंद हो जाएगा फिर तो वादे के मुताबिक। यादव साहब, ये तो कोई मौलाना भी नहीं बोलेगा। कहां वादा तो झूठा हो गया। अच्छा भाई 12 शपथ ले ली, 12 बज गए, वादा झूठा हो गया। अब तो ये उस बात को छुपाने के लिए और 4 तरह की बातें करेंगे, तो ठीक है, कोई नहीं। हम समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं लाए, सरकार लोगों के लिए है। चक्रपाणी महाराज, आप क्या कहने के लिए तो लाए हैं? वो वादे जो किए थे वो समाजवादी पार्टी के लिए किए था क्या? चक्रपाणी महाराज, नहीं सुदेश भाई, ये बताइए जो वादे आपने किए थे वो समाजवादी पार्टी के लिए किए थे, ठीक है, या जनता के लिए किए थे? अनिल 1 मिनट। चक्रपाणी महाराज, लास्ट कमेंट जल्दी से। जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, बोलिए। लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्या डिमांड है आपकी आदित्यनाथ योगी से? अब
जी मेरा देखिए मांग यही है कि जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे अभी जैदी साहब ने याद दिलाया, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलने की किसी भी प्रकार की जो क्षेत्रीय छवि अभी है कि हिंदू नेता, अब तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो सबके है और ये समय मौका मिला है कि सब में विश्वास पैदा करे और सबके साथ लेकर के कार्य करे और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के सभी बूचड़खाने भी बंद कराए, राम मंदिर भी बनाए और उसके साथ सबको सद्भावना के साथ जोड़े, किसानों की कर्ज माफी करें और जितने उन्होंने वादे किए हैं चुनाव में उसको तत्काल पूरा करें। जी जैदी साहब, देश ये बात जाने कि बीजेपी का नेता जो बयान देता है वो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह कंडीशनल अप्लाई के दायरे में देखा जाए कि ये क्या बयान देते हैं, बाद में बताएंगे किस कंडीशन में दिया है। हाँ। सीधे ना मान लिया जाए इनके बयान। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, 6 महीना दे दीजिए कम से कम, उसके बाद एनालाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। शहजाद पूनावाला साहब, चक्रपाणी महाराज, डॉक्टर खान, अनिल यादव और जैदी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।